जय हिंद। कैसे हैं आप? तो आज हम बात करने वाले हैं रुधिर के बारे में। ब्लड, रुधिर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद में हम ब्लड चैप्टर को पढ़ने के बाद में इसी में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पढ़ने के लिए उससे पहले हमें ब्लड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में कुछ कॉमन सी जानकारी। ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। कैसा कोलाइड है? प्राकृतिक कोलाइड है। रुधिर एक प्राकृतिक कोलाइड है। उसके बाद में लाल, ये तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारी हड्डियां जो होती हैं वो होती हैं कठोर संयोजी ऊतक कहलाती हैं। हमारी हड्डियों को कठोर संयोजी ऊतक कहते हैं, और जो ब्लड है इसे हम कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, इसके बाद में जो ब्लड की मात्रा होती है वो मेल में होती है 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर होती है। पुरुषों की अपेक्षा कुछ कम होती है इसमें, या इसे कह सकते हैं हम कुल शरीर भार के जो है बॉडी वेट के लगभग 7.5 या 8%। कुल बॉडी वेट के 7.5 या 8% भी हो सकता है। उसके बाद में जब हम आगे आते हैं तो हम देखते हैं इसका पीएच मान। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4, जो कि एक वीक बेस यानी दुर्बल क्षार है। अब ये क्षार कैसे हुआ? जब आप पीएच पैमाने में देखते हैं, पीएच पैमाने के बारे में पढ़ेंगे, तो जब ये पीएच पैमाना है, जब किसी का मान हम मापते हैं इसमें, तो जब 7 से नीचे होता है, ये 1 6 यहां तक होगा तो वो होगा अम्ल। क्या होगा? अम्ल। जब वो 7 पर होगा, किसी का पीएच मान 7 आ गया, तो वो होगा उदासीन। यहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। उसके बाद जब वो 7 के ऊपर बढ़ता है, यहाँ 7 के ऊपर बढ़ेगा जब, तब वो हो जाएगा क्षार। क्या हो जाएगा? क्षार। और ब्लड का पीएच मान है 7.4, मतलब 7 से ऊपर है, तो ये क्या हुआ? क्षार हुआ। अब इसके बाद में हम बात करते हैं स्टडी ऑफ ब्लड। रुधिर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हमारा रुधिर का अध्ययन कहलाता है हीमेटोलॉजी। क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। रुधिर का निर्माण एक तो भ्रूण में होता है। भ्रूण में होता है रुधिर का निर्माण। तो भ्रूण में जो बच्चा होता है उसका निर्माण होता है लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। उसके बाद जब वयस्क में, जब बच्चा भ्रूण के बाहर आ जाता है, तब उसमें ब्लड का निर्माण होता है बोन मैरो। कहाँ होता है? बोन मैरो। इसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। बोन मैरो को हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। वयस्क में रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। चलिए आगे देखते हैं। अब ये हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन है हमारा श्वसन वर्णक। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन है हमारा श्वसन वर्णक, जिसकी मात्रा मेल में होती है 14 ग्राम पर डेसीलीटर। 14 ग्राम पर डेसीलीटर। और फीमेल में होती है 13 ग्राम पर डेसीलीटर। मेल में कितनी होती है? 14 ग्राम। और फीमेल में कितनी होती है? 13 ग्राम पर डेसीलीटर।
डेसीलीटर क्या है? ये जो डेसीलीटर है ये ब्लड को मापने की यूनिट है। ब्लड को डेसीलीटर में नापते हैं। जब पैथोलॉजी वगैरह में रुधिर की जांच होती है तो उस ब्लड को डेसीलीटर में नापा जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है। ब्लड को स्टोर हार्ट तो स्टोर करता नहीं है। जो हमारा हार्ट है उसको तो वो तो ब्लड को स्टोर कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक साइड से ये हार्ट हो गया, इसके पास एक साइड से ब्लड आएगा, इसमें कुछ क्रियाएं होंगी, उसके बाद में फिर से इसने निकाल दिया, फिर से एक बॉडी से आया था और फिर से ये बॉडी के पास ही चला गया। तो इसमें तो स्टोर हुआ नहीं, इसलिए स्टोर होता है जाके प्लीहा में। कहाँ होता है? स्प्लीन। स्प्लीन हमारे उदर गुहा में, जिसे हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। स्प्लीन को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कार्य। रुधिर के कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य है कि ये जो रुधिर है, रुधिर ताप को नियंत्रित करता है। क्योंकि कोई भी गतिमान चीज होती है, कोई भी जब गति करता है तो उसमें ताप बनता है। जैसे हमने ये हाथ रगड़ते हैं, तो हाथ रगड़ते हैं तो इसमें गर्म हो जाते हैं, ऊष्मा होती है इनमें, छोड़े फिर से थोड़ी देर बाद ठंडे हो गए। तो जब तक रुधिर हमारे शरीर में प्रवाहित होता रहता है, इधर से प्रवाहित होता है, पूरे शरीर में प्रवाहित होता रहता है, जब तक प्रवाहित होता है तब तक इसमें ऊष्मा रहती है। क्या रहती है इसमें? ऊष्मा। जब हमारा रुधिर चलना बंद कर देता है, रुधिर का परिसंचरण बंद हो जाता है, तो कुछ ही समय बाद हमारा शरीर जो है वो ठंडा पड़ जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो पहला काम इसका हो गया, ताप का नियंत्रण। दूसरा, पोषक पदार्थों का परिवहन। पोषक पदार्थ, जब हम भोजन करते हैं, भोजन किया, उसके बाद भोजन करने के बाद जब भोजन में अवशोषण होता है, ये छोटी आंत में अवशोषण हुआ, उसके बाद में ब्लड यहाँ से इनको लेके जाएगा। ये जो भोजन से अवशोषित पदार्थ हैं इनको लेके जाएगा सेल्स के पास लेके जाएगा। फिर इनमें ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी, जिसके बाद हमें ऊर्जा मिलेगी। तो दूसरा कार्य इसका क्या हो गया? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा कार्य क्या हुआ? पोषक पदार्थों का परिवहन। तीसरा, गैसों का परिवहन। तो इससे पहले की क्लास में जब हमने फेफड़ों के बारे में पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़ा था कि जब फेफड़ों तक वायु जब फेफड़ों में आ जाती है, फेफड़ों तक वायु यहाँ आ जाती है, फिर इसके बाद में एल्विलाई के पास आती है। फेफड़ों में एल्विलाई के पास आ जाती है। एल्विलाई के पास में इसके ऊपर रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। एल्विलाई के ऊपर रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, जो कि यहाँ से एल्विलाई के पास से गैसों को खींच लेती है, ऑक्सीजन को लेती है। यहाँ से गैसों का परिवहन करने के लिए ये रुधिर जो है, रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन, ये देखिए बात की थी हमने, ये हमारा श्वसन वर्णक है। तो इसने यहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया इसने। अब ये यहाँ से लेके जाएगा सेल्स तक लेके गया, फिर वहां से CO2 को लेगा,
उसको भी लेके आएगा यहीं तक। ऑक्सीजन को सेल्स के पास छोड़ देगा और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा जो फिर से एल्वेलाई के पास छोड़ देगा। तो इस तरह से ये गैसों का परिवहन करता है। इधर से ऑक्सीजन को लेके गया, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगा, फिर से यहाँ से ऑक्सीजन को लेके गया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा। ये हो गया परिवहन करना। किसका परिवहन? गैसों का परिवहन। समझ में आ गया? गैसों का परिवहन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अब हम बात करने वाले हैं कि ब्लड के कंपोनेंट्स कितने हैं, ब्लड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहले ब्लड को दो भागों में विभाजित कर देते हैं। ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला तो हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा हो गया जो कि रुधिर का लगभग 55% लगभग 55% लगभग 55% भाग बनाता है। उसके बाद में दूसरा होता है ब्लड कार्पोसेल्स। ये भी लगभग 45%। कितना होता है ये? लगभग 45% भाग बनाता है ये। और ब्लड कार्पोसेल्स भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें से फर्स्ट हो गया हमारा WBC, RBC और प्लेटलेट्स। ब्लड दो भागों में विभाजित होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया ब्लड कार्पोसेल्स, या इसे रुधिर, इसे कहते हैं रुधिर कणिका भी कहते हैं। रुधिर कणिका। एक तो हो गया प्लाज्मा, दूसरा हमारा हो गया रुधिर कणिका। प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा की रुधिर में मात्रा होती है लगभग 55%। वही रुधिर कणिकाओं की लगभग 45%। 45% में ये होती हैं WBC, RBC और प्लेटलेट्स। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा आखिर होता क्या है? प्लाज्मा हल्का पीला एवं गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है। प्लाज्मा का कलर हल्का पीला होता है, जो कि स्वाद में क्षारीय होता है और गाढ़ा रहता है ये। उसके बाद प्लाज्मा में लगभग 90 से 92% जल पाया जाता है और 8 से 10% इसमें पाया जाता है मिनरल्स, साल्ट एंड प्रोटीन्स। मिनरल्स, साल्ट एंड प्रोटीन्स कितने पाए जाते हैं? 8 से 10%। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन्स। इसमें जो है प्लाज्मा में 3 प्रकार की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कितनी प्रोटीन्स पाई जाती हैं प्लाज्मा में? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन प्रोटीन, उसके बाद में ग्लोबुलिन प्रोटीन। काम क्या होता है इन प्रोटीन्स का? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, इसका काम होता है रुधिर का थक्का जमाना। रुधिर का थक्का जमाने के लिए प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। जब हमारे चोट लग जाती है तो उसके बाद जब ब्लड बहता रहता है, उसको रोकने के लिए, बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए रुधिर का थक्का जमाना पड़ता है। उसको जमाने में सहायता कौन सी प्रोटीन करती है? प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन। किसका काम करती है ये? रुधिर का थक्का जमाने में। दूसरी हमारी एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन का काम क्या होता है? प्लाज्मा में मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना। क्या काम होता है इसका? प्लाज्मा में मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना। और ये
सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन है, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो वो कौन सी है? एल्बुमिन प्रोटीन। प्लाज्मा में सर्वाधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कौन सी है हमारी? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, जिसका काम होता है मिनरल्स का संतुलन बनाए रखना प्लाज्मा में। और तीसरी प्रोटीन है हमारी ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। इसका काम होता है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास करना। प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारा जो हमें रोगों से लड़ने में सहायता करता है, वो उसे कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। और ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है वो हमें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करती है या विकसित करती है। उसके बाद बात करते हैं ब्लड सीरम की। रुधिर सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन निकाल दी जाती है तो उस बचे हुए भाग को कहते हैं ब्लड सीरम। इसका कलर भी हल्का पीला होता है, पीला होता है ये। रंग इसका कैसा होता है? पीले रंग का होता है ब्लड सीरम। कब बनता है ये? जब प्लाज्मा में से प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तब हमारा तैयार होता है ब्लड सीरम। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लड कार्पुसेल्स के बारे में। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्लड कार्पुसेल्स की। ब्लड कार्पुसेल्स को हमने इससे पहले 3 भागों में विभाजित किया था। ब्लड कार्पुसेल्स को 3 जगह डिवाइड किया था हमने। तो पहला क्या था? आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा था प्लेटलेट्स। ये रुधिर का कितने प्रतिशत भाग बना रही थी? लगभग कितने प्रतिशत? 45%। यह रुधिर का लगभग 45% भाग बना रही थी। तो और इसको हमने 3 भागों में विभाजित भी किया था। सबसे पहला भाग था आरबीसी, जिसे कहते हैं रेड ब्लड कार्पुसेल्स। क्या कहते हैं इसे? रेड ब्लड कार्पुसेल्स। और इसका टेक्निकल नाम है एरिथ्रोसाइट। टेक्निकल नाम क्या है इसका? एरिथ्रोसाइट। और इसके निर्माण की क्रिया जो है वो इससे पहले भी बात कर चुके हैं। इसके निर्माण की क्रिया जो है भ्रूण में लीवर में होती है। इसका निर्माण भ्रूण में लीवर में होता है। और जब बच्चा भ्रूण से बाहर आ जाता है तब उसका निर्माण होता है रेड बोन मैरो में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में, जिसकी संख्या मेल में होती है लगभग 50 से 55 लाख पर घन mm और फीमेल में 45 से 50 लाख पर घन mm। इसका कार्य क्या होता है? आरबीसी का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब वायु हमारे फेफड़ों में जाती है, हम सांस लेते हैं और वायु हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों से आरबीसी ऑक्सीजन को ले लेती है, ऑक्सीजन को उठा लेती है। यहाँ से कौन उठाता है? आरबीसी में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को उठा लेता है। फिर उसके बाद में इसको लेके जाता है सेल्स के पास। सेल्स के पास लेके जाता है तो इसका कार्य क्या हो गया? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य हुआ ऑक्सीजन का परिवहन करना। और ऑक्सीजन की जब आरबीसी की कमी हो जाती है मनुष्य के शरीर में, जब आरबीसी की कमी हो जाती है तब उसे एक रोग होता है जिसे हम एनीमिया या खून की कमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम एनीमिया या खून की कमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एनीमिया या खून की कमी कहते हैं इसको। जब हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है तब हम इसे कहते हैं एनीमिया। और इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है।
आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स को श्वेत रुधिर कणिका भी कहते हैं, जिसका टेक्निकल नाम है ल्यूकोसाइट। श्वेत रुधिर कणिका का टेक्निकल नाम क्या है? ल्यूकोसाइट, जिसका निर्माण येलो बोन मैरो में होता है। व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स का निर्माण कहाँ होता है? येलो बोन मैरो में, जिसका जीवन काल लगभग 4 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी जो है वो होती है मोनोसाइट नाम की एक सेल होती है। डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट होता है जिसे मोनोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोसाइट। मोनोसाइट ये जो है ब्लड कैंसर जो होता है, ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर में व्हाइट ब्लड सेल्स की जो मोनोसाइट सेल्स होती हैं, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा जब हो जाती है हमारे शरीर में, मोनोसाइट की मात्रा बहुत ज़्यादा जब हमारे शरीर में हो जाती है, तब एक डिसीज होती है, एक रोग होता है हमें, जिसे कहते हैं ब्लड कैंसर। समझ में आया? क्या कहते हैं इसको? ब्लड कैंसर। इसके बाद हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट होता है। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, जिसका निर्माण बोन मैरो की विशेष सेल्स में होता है, जिन सेल्स को कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। इन विशेष सेल्स को क्या कहते हैं? ये सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? बोन मैरो में। कहाँ पाई जाती हैं सेल्स? बोन मैरो में। बोन मैरो में विशेष सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें कहते हैं मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट किसका निर्माण करती हैं? प्लेटलेट्स का। और प्लेटलेट्स की जब कमी हो जाती है तो एक रोग होता है हमें, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और प्लेटलेट्स का कार्य जो है, कार्य होता है इसका, पहला कार्य होता है चोट लगने पर ब्लड का थक्का जमाना। पहला काम इसका होता है ब्लड को क्लोट करना, ब्लड क्लोटिंग का। दूसरा काम होता है रुधिर को गाढ़ा करना। दूसरा काम इसका क्या होता है? रुधिर को गाढ़ा करना। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।